लेते हुए सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा डायरेक्टर ऑफ अंजनेय यूनिवर्सिटी नारंग सर, एक बार जोरदार ताली के साथ उनका अभिवादन करेंगे और मैं उन्हें मंच पे बुलाना चाहूंगा। मैं डीजे मास्टर से चाहूंगा कि एक बार जबरदस्त म्यूजिक के साथ उनका वेलकम करें। आप सभी नारंग सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे प्लीज। आप सबको बता दूं, नारंग सर एज अ डायरेक्टर अंजनेय यूनिवर्सिटी में है, पर उनकी एक्सपीरियंस आप जानना चाहोगे तो भाई हम कह सकते हैं कि एक इंसान यहां तक पहुंचने के लिए कई चीजें उन्होंने अचीव की, चाहे पीएचडी हो। ये है नारंग सर। म्यूजिक नहीं बजा है इसलिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली के साथ डीजे जल्दी से म्यूजिक बजा दो ताकि नारंग सर के बारे में हम यहाँ जानेंगे। सर, आज ये सारे टीचर्स जो आए हैं वो आपसे सीखने के नाम से आए, हालांकि सभी सिखाते हैं पर आप भी टीचर हैं, तो अपनी जो भी एक्सपीरियंस है और हम जिस संस्था में अभी वर्क कर रहे हैं सर, उस यूनिवर्सिटी की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आज जो भी आपके लिए मंच खाली है सर, प्लीज एक बार जोरदार ताली नारंग सर। थैंक यू। और सभी गुरुजनों को मेरा अभिवादन, नमस्कार। मैं अंजनेय यूनिवर्सिटी रायपुर को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इस सभागार में दूसरी बार उपस्थित हूँ। बच्चों से इंटरेक्ट करना और टीचर्स से इंटरेक्ट करने में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। आपके दिमाग में ये भी चलता है कहीं आप बड़बोले तो नहीं हो जाएंगे, आप उनके सामने वो सब तो नहीं बोलेंगे जिनसे आपने सीखा है। दिमाग में ये भी चलता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से मेरे टीचर्स का मूल्यांकन हो। ऐसा भी लगता है कि मेरे बोलने से क्या मेरे संस्था का रूप आपके दिमाग में वही बनेगा। ऐसे बहुत से विचार आते हैं और मैं इसके लिए तैयार भी नहीं था कि मेरे को अचानक बुला लिया जाएगा। देखिए, अचीवमेंट्स लाइफ में इससे बड़ा कोई सा नहीं होता जब आपको आपके काम के लिए, आपके समर्पण के लिए आपको कोई भी सम्मानित करता है। वो आपकी ज़िंदगी भर की उपलब्धि होती है, कोई एक दिन में नहीं मिलता। खासकर हम लोग जब बात करते हैं बड़े पुरस्कारों की, मुझे इस बात का हमेशा गर्व रहेगा और सम्मान मिला कि मैंने देश के बड़े बड़े एकेडमिशियंस के साथ काम किया, उनसे सीखा। उनमें पद्मश्री भी थे, पद्मश्री एम एस सोढ़ा, और उनको भटनागर अवार्ड भी मिला था। आईआईटी के डायरेक्टर रहे, 4 बड़े यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर रहे। उनको देख के मेरे को समझ आया कि फिल्मों में या फिल्मी कलाकारों को जो पद्मश्री मिल जाते हैं बहुत आसानी से मिल जाते हैं, कलाकारों को फिर भी थोड़े आसानी से मिल जाते हैं, शिक्षकों को पुरस्कार तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लंबा समय। वो बहुत आसान नहीं होता क्योंकि हमारा और आपका रिजल्ट जो है ना, हमारी जो समझ लीजिए भक्ति है या समर्पण है या तपस्या है, वो समाज तक आने में 15-20 साल लग जाते हैं। जब हमारे आपका जब विद्यार्थी एक जीवन में प्रवेश करता है, ज़िंदगी में उतरता है, हम उसको क ख ग से पढ़ना लिखना शुरुआत करवाते हैं और फिर जब वो ज़िंदगी के महासमर में उतरता है और उपलब्धि हासिल करता है, इस सब में 15-20 साल लग जाते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स से जाने जाते हैं, राइट। वो स्टूडेंट्स हमारे लिए मान सम्मान की बात होती है। हम सभी जानते हैं कि हकीकत में टीचर ही एक ऐसा प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन, जिसमें वो हमेशा मन से कामना और दुआ करता है कि मेरा विद्यार्थी कहीं आगे निकले, कहीं आगे बढ़े, और हम गर्व से बताते हैं कि हाँ, ये मेरा स्टूडेंट है। अभी मैंने कुछ टीचर्स, प्रिंसिपल्स की बात सुन रहा था जब वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ के ये लोग हैं, यहाँ तक गए, साइंटिस्ट हुए, ये उपलब्धि पा रहे हैं, और वो उनके चेहरे में जो भाव होता है ना गर्व का, वो किसी पिता से, किसी बड़े भाई से कम नहीं होता। क्योंकि एक शिक्षक जो है, उनके लिए स्टूडेंट्स उनके परिवार के हिस्सा होते हैं, एक परिवार का एक भाग होता है। मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि मैं बहुत सारे विभागों में काम किया, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट का हो, चाहे मेरी खुद की अपनी कंपनीज हों,
कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी ऑलरेडी 2-3 कंपनी है, फिर टीचिंग में क्यों? अच्छा, अभी सामने बैठे हुए हैं खान सर, हम लोगों ने साथ में काम किया। जब डीमैट डाला था आज से 20-22-23 साल पहले, तब डीमैट के समय से लोग जुड़े हुए थे। और आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था पुराना अपना, करीब 15-16 साल पहले मैंने कहीं स्पीच दिया था, तो उसको किसी स्टूडेंट ने शेयर किया था, तो मैं उसको आज सुन रहा था। उसमें मेरे से बोलने वाले पहले जो वक्ता थे उन्होंने बोला कि जब हम स्टूडेंट्स लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो अपने आप को 5 साल युवा महसूस करते हैं। उस समय मैंने बात कही थी कि उस हिसाब से मैं आज पैदा होने की स्थिति में आ गया हूँ, क्योंकि मैं रोज़ इंटरेक्ट करता हूँ, रोज़ उन स्टूडेंट से मिलता हूँ, और मैं उस एनर्जी को मीट करने की कोशिश करता हूँ जो उन बच्चों में है। अगर हम और आप एक अच्छे टीचर होते हैं, क्योंकि कई जगह बच्चों की बातें हमको बहुत सिखाती है। हम लोग MBA में जब क्लास लेते थे तो कोई एक बच्चे ने बोल दिया कि सर चली हुई कंपनी को चलाना और एक कंपनी बनाना चलाना आसान है क्या, जैसा आप बोल रहे हैं? उसकी बात में कहीं ना कहीं पिंच था। ये हम टीचर्स को ना पकड़ना पड़ता है कि बच्चे ने ऐसा क्यों बोला। और यही वजह थी कि मैंने पहली कंपनी शुरू की, फिर दूसरी की, तीसरी की, और लगातार हमको 3 से 4 साल बेस्ट MSME का अवार्ड मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मैं जब उस लड़के से मिलता हूं तो बोलता हूं कि यार तेरी वजह से मैंने कंपनी डाला, क्योंकि तेरे को ऐसा लग रहा था कि क्लासरूम में खड़े होकर बोलना और प्रैक्टिकल लाइफ में करना, दोनों में अंतर होता है। ऐसा होता नहीं है। हम आज भी उन टीचर्स को याद रखते हैं जिनने हमारे दिल तक छुआ है, उनकी जगह यहाँ पे बनी है। अब वो टीचर्स कौन होते हैं? क्या आप जो बुक में पढ़े हैं वही पढ़ाते हैं तो आप एक अच्छे टीचर होते हैं? नहीं। और आज की डेट में एक अच्छा टीचर होना कितनी बड़ी जवाबदारी है, इसको आप समझिए। आज हाथ में जो मोबाइल है उसमें बच्चों को सब मिल जाता है। आप एक अच्छे टीचर तब बनते या कहलाते हैं जब आप उनके लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हैं, कुछ जोड़ करते हैं। घर से बाहर हमारा पहला रोल मॉडल एक टीचर होता है, आपका भी रहा होगा। घर में हमारा पहला रोल मॉडल हमारे पापा, हमारे दादाजी, नाना जी, जो बड़े होते हैं घर में, जिनको हम देखते हैं। और घर के बाहर पहला हमारा रोल मॉडल बनता है कोई टीचर। हम सबका, इसमें ना मैं बोलूँगा सबका मतलब कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें, सभी का। हम जब क्लास में घर से बाहर निकलते हैं तो एक टीचर को देखते हैं, उनकी कॉपी करते हैं, मन में सोचते हैं मैं भी ऐसा बड़ा होकर एक टीचर बनूंगा, और मैं ऐसा टीचर तो बिल्कुल नहीं बनूंगा, मैं ये करूंगा। ये हम रोल मॉडल बनाते हैं, तो ये हम लोग की जिम्मेदारी बहुत बन जाती है। हमारे पहनने उड़ने से लेके बोलचाल, आचार विचार, व्यवहार, सब कुछ। मैं अपनी लाइफ में कभी पान ठेला में जाके खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि मैं बच्चों को टोकता हूं कि यार वो गलत है। अगर मुझे लॉन्ग भी लेना हो ना तो मैं फिर वो ड्राइवर को बोलता हूं जा यार लॉन्ग लेके आ। तो ये हम सब टीचर्स के साथ होता है, हम करते हैं। जो बच्चे ये सोचते हैं यार टीचर क्या, वही जो लिखा हुआ था उसको पढ़े, फिर पढ़ा दिए, फिर पढ़ा दिए, फिर पढ़ा दिए। मेहनत तो हम कर रहे हैं, पढ़ तो हम रहे हैं, बट वो टीचर की साधना उन छोटी छोटी चीजों से होती है, बहुत छोटी छोटी बातों से होती है। एक अच्छा टीचर बनने के लिए जो तपना पड़ता है, जो खपना पड़ता है, वो उन टीचर से आप पूछिए कभी कि उनने क्या किया। अभी सर बोल रहे थे मैंने लाइफ में एक दिन भी लेट नहीं गया, ये बहुत बड़ी साधना है। जरूरत, मजबूरी, अचानक कोई काम आ जाना, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में नहीं होता। लेकिन उन सबको दरकिनारे रखते हुए अगर आप अपने प्रोफेशन के प्रति इतने समर्पित हैं तो आप सम्माननीय हैं। आपका सम्मान करना इस मंच के लिए सम्मान का विषय होगा। ऐसे ही टीचर्स तो समाज को गढ़ते हैं। अब रहा सवाल टीचर्स के लिए बात, कई बार होता था हम लोगों ने, मैंने अपनी लाइफ में हजारों टीचर्स के इंटरव्यू लिए। कई बार टीचर्स जब आके बोलते थे कि मुझे 20 साल 22 साल का अनुभव है,
सर आप लोग प्लीज़ उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं एक छोटा सा बात बता रहा हूँ और सच्ची घटना बता रहा हूँ कि जब आकर के टीचर कभी इंटरव्यू पे बैठे और बोलते थे मुझे 20 साल 22 साल का अनुभव है, मेरे एक सबसे पसंदीदा प्रोफेसर जिनका आज भी मैं उतना ही आदर सत्कार करता हूँ और उनको कॉपी करता हूँ अपनी टीचिंग में। हम सब अपने अपने टीचर्स को कहीं ना कहीं दिमाग में रखते हैं कि यार हमारे गुरुजी ने, हमारे टीचर ने ऐसा पढ़ाया, इस बात को इस ढंग से समझाया, हम उसी को वैसा समझाने बताने का प्रयास करते हैं। मैं उनकी क्लास अटेंड किया करीब 15 साल बाद। मैं बोला सर आज आप हमारे संस्थान में पढ़ा रहे हैं, मैं आपकी उस पहली क्लास को मिस करता हूँ, मैं अटेंड करना चाहता हूँ। बोले हाँ अटेंड करो। वैसे ही शानदार क्लास थी, वही बात थी, वही सब कुछ था। मैंने अपने सर को बोला वापस आके, इंटरव्यू चल रहा था, वो भी हमारे पैनल में थे। जब एक इंटरव्यू के लिए दूसरे टीचर आए और जिनने कहा कि मुझे 20 या 22 साल का अनुभव है, तो मैंने कहा सर मुझे ऐसा लगता है आपको अनुभव 1 साल का है और 21 साल उसको रिपीट करने का अनुभव है। देखिए मेरी बात को समझिए, हम एज अ टीचर क्या करते हैं, जब हम पहली बार टीचर बने होंगे, हमने बहुत तैयारी की, हम तैयारी करके क्लास में जाते हैं और बताते हैं, बच्चों को भी उतना मज़ा आता है, अच्छा होता है, चर्चा होती है, आपके दोस्त यार बताते हैं, स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर आपकी क्लास की तारीफ हुई, आज अच्छी क्लास थी। तो हम ना चाहते हुए भी अगले साल जब उसी पहले पाठ को पढ़ाने जाते हैं, उसी ढंग से पढ़ाते हैं, उसको रिपीट करते हैं। मकसद ये होता है कि यार पिछले साल के भी बच्चों को वो पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस साल के बच्चों को भी वो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और ये क्रम चलता है, क्योंकि हमारे लिए भले वो दूसरा तीसरा चौथा लेक्चर है, बट वो बच्चे बैठे जो सामने हैं उनके लिए वो पहला है। एम आई राइट? ये होता है अक्सर। हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को कई बार देखेंगे तो 15-20 साल से रिपीट कर रहे हैं। हमको कहाँ चेंज करना है? आज के टीचर्स की जो जिम्मेदारी और जवाबदारी बढ़ती है अपने आप को अपडेट करने की। ये अपडेट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे आपके क्लास में बैठेंगे नहीं। उनको लगेगा यार ये सब तो अवेलेबल है, ये सब हम सुन चुके, ये सब हमको लोग बता चुके, नया क्या? उस नया को मैं कहता हूं वैल्यू एडिशन। अगर आप उनकी लाइफ में कुछ नहीं जोड़ रहे हैं तो आप उनसे घट जाते हैं। और जिस दिन एक शिक्षक किसी बच्चे के लाइफ से घट गया, उसकी जिंदगी वैसी जिंदगी नहीं रह पाती जो एक शिक्षक के होने पे होती। बच्चा है, उसको अनुभव नहीं है, वो अपने हिसाब से आगे पीछे होगा। हम शिक्षक हैं, हम टीचर्स हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी बढ़ जाती है। सिर्फ शिक्षक दिवस एक माध्यम है, एक दिन है जिसमें हम अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं बीइंग अ टीचर, बट उससे बढ़ के ये इंट्रोस्पेक्शन का, एक आत्मावलोकन का दिन होता है कि एज अ टीचर मैंने जो दिया उसके अतिरिक्त और क्या मैं दे सकता था जो नहीं दे पाया, और कुछ अच्छा कर सकता था क्या? क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन जो पैटर्न है ना, बात चलती है कि बाहर स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, ये बड़े बड़े जितने संस्थान हैं ये सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, सरकारी नहीं है, अगर आपको नहीं पता है तो। इसलिए वहां पर जो भी काम होता है उसका मोटो होता है प्रॉफिट। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी शिक्षक के स्थल हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मैक्सिमम ट्रस्ट या सोसाइटी चलाती है, एनजीओ चलाती है, जिसमें नो प्रॉफिट मोटो होता है। यानी हमसे डे 1 से ये उम्मीद होती है कि हम समर्पित होकर सेवा करने के लिए आए। छोटा सा एक प्रश्न बस छोड़े जा रहा हूं आपके पास कि ये कितना सही है? क्या वक्त के साथ हम शिक्षकों की जिम्मेदारी और सोच बदलनी चाहिए या नहीं? हम जैसे थे हम उसी रूप में क्या बेहतर कर सकते हैं, उस पर सोचना चाहिए। देखो दोनों प्रोग्रेसिव चीज़ है, नेगेटिव कहीं नहीं। अगर आज भारत इतना बड़ा, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता, हम भागते हैं सीधा स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, यहाँ जाना है, बोस्टन यूनिवर्सिटी। अमेरिका की सारी बड़ी जितनी कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट, सब तो भारत के लोग संभाल रहे हैं, यहीं से पढ़े लिखे लोग हैं। और हम यहीं के शिक्षा व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और वहाँ के एडमिशन पे लाइन लगते हैं कि यार वहाँ अच्छा है।
आप फॉर्च्यून 500 कंपनीज उठा के देखेंगे तो 379 कंपनियों में भारतीय हैं जो हेड हैं। फिर हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि यार भारत से अच्छा एजुकेशन तो यूरोप में है, यूएस में है? मेरे को ये समझ में नहीं आता। और अब तो चलिए, जब से नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें हमको बहुत सारे अधिकार मिले हैं। हम दुनिया के साथ कदम ताल मिला के आगे बढ़ेंगे। अब क्रेडिट सिस्टम्स की बात हो, सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात होगी, आप उससे अवेयर हैं कि नहीं है? आपको वो टिप्स में याद हैं कि नहीं याद है? मैं आजकल यूनिवर्सिटी में हूं। यूनिवर्सिटी में होने के बाद कई बार हमको ये लगता है जो बच्चे 12th करके आ रहे हैं उनको इसकी जानकारी नहीं है। आप 12th के बाद क्या करेंगे? आप 12वीं के बाद कॉलेज पढ़ेंगे। कॉलेज के बाद आप जीवन उपार्जन के लिए या तो नौकरी करेंगे या तो कोई बिजनेस करेंगे। दो ही बातें होंगी, ठीक? नौकरी करेंगे तो दो होगा, या तो गवर्नमेंट होगा या तो प्राइवेट होगा। बिजनेस करेंगे या तो जो बाप दादा का बिजनेस है उसको कैरी ऑन करेंगे, एक्चुअल में वो बिजनेस है, या फिर आप स्टार्टअप करेंगे, नया अपने हिसाब से शुरुआत करेंगे। अब स्टार्टअप करेंगे तो क्या आपके पास जानकारी है कि एक कंपनी कैसे बनती है, क्या होता है? नई शिक्षा नीति में वो है। कॉलेजेस में अब इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं बचा है जहां इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है। अब ये इंक्यूबेशन सेंटर क्या है? क्या हम स्कूल टीचर्स को पता है? पता होगा तो निश्चित रूप से हम अपने बच्चों को बताएंगे। यानी जो आप ये जो शार्क टैंक देखते होगे ना, लोग जाते हैं कंपनी के लिए, पैसा बताते हैं, मेरा कंपनी, मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, ये हर यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। अटल इंक्यूबेशन के नाम से देश के हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेजेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसिलिटी दी है। इसका मतलब सिंपल है कि अगर आपके दिमाग में ये है मुझे बिजनेस करना है, बाप दादा का बिजनेस संभालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जाके गद्दी संभालोगे, अपने पिताजी से, अपने दादाजी से वो संस्कार लोगे, बिजनेस की माइंडसेट लोगे, आगे बढ़ोगे। लेकिन आप पहली जनरेशन हो, आपके दिमाग में कि मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए अब पूरी व्यवस्था हर यूनिवर्सिटी करता है। आप आएंगे, आपके दिमाग में अगर कोई बिजनेस का प्रश्न है, कोई सिस्टम है, कोई आइडिया है, तो आप उसको जनरेट कीजिए अपने टीचर्स प्रोफेसर्स के माध्यम से। उसका पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, डीपीआर प्रिपेयर करिए। और अब आपको अगर उसको पैसा चाहिए उसको चालू करने के लिए, तो बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी एनजीओज और बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आपकी यूनिवर्सिटी में आती है। आपको अपने प्रोफेसर के साथ मिलकर वो प्रोजेक्ट रखना पड़ता है, और आप जिस दिन कॉलेज से बाहर निकलेंगे तो वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, यानी कंपनी के कागज लेके बाहर निकलोगे, और जाके कम से कम 50 लोगों को नौकरी भी दे पाओगे। तो अब ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्या हम टीचर्स इस बात से वाकिफ हैं? हमें पता है? अगर है बहुत अच्छी बात, नहीं है तो क्या हमने अपने आप को अपडेट किया? ये सोचना पड़ेगा। अब अगर आप नौकरी करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है। प्राइवेट, मैं प्राइवेट भी जॉब में रहा, डीएसपी रहा, डिप्टी कलेक्टर रहा, यूपीएससी क्लियर किया, IAAS इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में सेलेक्टेड था। अब अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो फिर वही रास्ते, आप पीएससी दोगे, यूपीएससी दोगे, एसएससी दोगे। तो ये क्या है, इसकी तैयारी क्या है? अब कई बार हमने पेरेंट्स के दबाव पे या शिक्षकों के दबाव पे, या शिक्षकों का एनालिसिस भी गलत हो सकता है, मैं स्टूडेंट्स के हिसाब से बोल रहा हूं, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं और आपके बहुत सारे आयाम देख रहे हैं। अब आपको जोर दे दिए कि आप इंजीनियरिंग लेके पढ़ो, लेकिन आपके दिमाग में था कि सर मेरे को तो बड़ा होके कलेक्टर बनना है, अब मैं क्या करूं? अब एनईपी में ऐसे वीएसी पूल्स बन गए हैं। अब आप चाहें तो इंजीनियरिंग के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप ज्योग्राफी का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जिसमें आपको पीएससी या यूपीएससी क्रैक करना इजी हो, वो भी आप ले सकते हैं। क्या हम शिक्षकों को ये पता है? बहुत अच्छी बात। नहीं है तो हम NEP 2020 पोर्टल में जाएं, लें, खोलें और पढ़ें। कि अब बच्चों को मजबूर हो करके, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप सिर्फ साइंस का ही सब्जेक्ट पढ़ो, आप बाकी सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हैं। प्राइवेट में जॉब करना है तो कौन कौन से कोर्स हैं? क्या सिर्फ यही हैं? BBA, BCom, BCA, और भी बहुत से कोर्स हैं। अगर हम अवेयर्ड हैं तो हम बच्चों को अवेयर कर पाएंगे। नहीं
तो कम से कम हम बच्चों को सही ढंग से डायरेक्ट करें कि भाई आप वहाँ जाओ, वहाँ आपको इसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन ये हमें पता होना भी बहुत ज़रूरी है। वैल्यू एडिशन हम तब कर पाएंगे कि किस फील्ड में कहाँ पर आज की डेट में क्या हो रहा है। ये अगर हमें नहीं पता है तो हम बच्चों को बता कैसे पाएंगे। तो ये अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षकों से वही अनुरोध, आप अपने जीवन में अच्छा करते आए हैं, इसलिए आज हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं और हम आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बस ये छोटी सी अपील है कि जो वक्त अब तेज़ी से बदल रहा है उसके साथ अगर हम नहीं बदल पा रहे हैं तो बिल्कुल इसकी तैयारी करें, क्योंकि पूरा समाज आपकी तरफ से देखता है। वी डील विद द ब्लड ऑफ द सोसाइटी, हम समाज के खून के साथ डील करते हैं। मैंने एक स्कूल खोला था, छोटा पाठशाला, मैंने उसमें प्रैक्टिकल रखा था और मैं ए फॉर एरोप्लेन पढ़ाता था बच्चों को। ए फॉर एरोप्लेन, बी फॉर बलून। तीन चार महीने बाद जब पहला पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुआ तो बहुत से पेरेंट्स आए, बोले सर हमारा बच्चा ना ए फॉर एरोप्लेन बोलता है, हम उसको बोलते ए फॉर एप्पल तो नहीं बोलता। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये वो छाप होती है। जिंदगी भर वो बच्चा ए फॉर एरोप्लेन ही बोलेगा क्योंकि उसके टीचर ने उसको बताया है। एक अच्छा टीचर वो नहीं है जिसके पास सारे प्रश्नों के उत्तर हो। एक अच्छा टीचर वो है जो जानता हो कि किस प्रश्न का उत्तर कहाँ से मिलेगा, वहाँ गाइड कर पाए। कई बार शिक्षक उस दबाव में आ जाते हैं कि मुझसे ये स्टूडेंट ने पूछा तो मुझे इसका जवाब देना ही है, और वो दे देते हैं। बच्चा आज नहीं तो कल बड़ा होगा, समझदार होगा, वो कहीं ना कहीं से देखेगा, सुनेगा, और उसके बाद वो सारे शिक्षक समाज पे, शिक्षक वर्ग पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। अरे यार कुछ भी बोल देते, देखो ऐसा है। तो अब ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमको ये पता होना चाहिए कि बच्चों को पता क्या क्या है और उसके बाद उन्हें क्या पता नहीं है, जिसको हमें बताना पड़ेगा। हमको ये बताना पड़ेगा कि भाई देखिए छोटी सी चीज़ है, सारे न्यूज़पेपर तो वही बताएंगे, माइक्रोसॉफ्ट, यूएस, वहाँ की कंपनी, वहाँ का प्लेसमेंट। लेकिन ये बताना आपका काम होगा कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं, इन बड़ी बड़ी कंपनियों का मैंने नाम लिया, चाहे वो यूट्यूब का सीईओ हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं, उन सब का सीईओ भारतीय है, वो भारत से पढ़ा हुआ है, यहीं के आईआईटी से पढ़ा, यहीं के गांव से शिक्षा लिया, तब आगे बढ़ा। आज इसरो के जो डायरेक्टर है वो वहीं साउथ के किसी गांव से पढ़े, इंडिया में ही पढ़े, इंडिया के ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, वहीं से आगे बढ़े, और आज भारत वर्ल्ड के टॉप 3 अंतरिक्ष दौड़ में है। आज हम हर चीज में हैं, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 में। मेरा कहने का मतलब ये है, जब हम अपने आप पे विश्वास करेंगे, अपने बच्चों के लिए समर्पित होंगे, तो हमें पता है कि हमें रास्ता मिलेगा ही। हम ये रास्ता ढूंढते आए हैं। मैं बस आप सभी को इसके लिए बधाई देता हूं। अंजनेय यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मैं आपको साधुवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं आपके इस प्रयास के लिए, जिसकी वजह से आपके स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं और एक नया समाज गढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। नारंग सर, 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा, जो आपने इस कैरियर और सीरियसनेस में की है, बट हम आपके वो उस एंटरटेनिंग पॉइंट को भी जानना चाहेंगे। कुछ क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स का, मैं वो पूछना चाहूँगा। नारंग सर, सबसे पहली बात, चूंकि आपने बहुत सारे पीएचडी, बहुत सारे वर्क करके आप एक एज अ सीरियस स्टूडेंट की तरह पढ़े हैं, या फिर आप थोड़ा एंजॉय मूड वाले स्टूडेंट्स थे, कैसे थे? देखो यार, ये जो दिमाग है ना, ये पैराशूट की तरह होता है। ये खुलेगा तो पूरा खुलेगा, तब काम करेगा, और काम करेगा तो पूरा काम करेगा। मेरे को कॉलेज का कोई भी मेरा दोस्त कभी सीरियस नहीं लेता, आज भी नहीं लेता। मेरे को जोकर ही बुलाता है, मेरे को लोग कॉमेडियन के रूप में ही जानते हैं। लेकिन जितने मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, या जो पुराने लोग हैं, चाहे वो वेद सर हो, चाहे खान सर हो, ये लोग मेरे को हमेशा से सीरियस एकेडमिशियन और हार्डकोर एडमिनिस्ट्रेटर मानते हैं। मुझे अपने करियर में 15 से 20 साल हिटलर का ही कोट मिला है।
हिटलर का, हमेशा। और मैं उसको बड़ी सहजता से और खुशी से स्वीकार करता हूं। लेकिन वही गरबा होता है तो पूरे 9 दिन खेलता हूं, तो मैं डांस भी करता हूं। क्या बात। मैं कॉलेज में था तो कॉमेडियन ही था, शेर व शायरी भी करता हूं। मेरे ख्याल से अगर मेरे फेसबुक से आप लोग जुड़े होंगे तो मेरी शायरी लगभग मैं रोज पोस्ट करता हूं। क्या बात है सर। टीचर तो हैं हम। इस बीच में अगर शेर की बात हुई तो एक अपना टैलेंट दिखा दे ताकि आपकी बात से विश्वास तो बढ़ जाए। सुनना चाह रहे कि नारंग सर क्या होता सर, एक हो जाए सर प्लीज। नहीं, ये आते आते रास्ते पे ही मैं सोच रहा था कि अजनबी शहर के अजनबी रास्ते हाय, मेरी तन्हाई पर मुस्काते रहे। वाह, मैं बहुत दूर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। क्या बात है। तो ये मैम के लिए लिखे थे कि कुछ और था, मतलब? अरे यार कुछ तो सीक्रेट रहने दो। Okay, देखो, sir, बट ये जी। निश्चित है कि किसी जेंट्स के लिए तो नहीं था। जी सर, हॉबी में क्या आपको पसंद है सर, प्लीज? देखो, मैं लिखता हूँ, पढ़ता जी। हूँ, कुकिंग का शौक है। आज भी करीब करीब हफ्ते में 3 से 4 बार मैं एक टाइम का खाना बनाता हूँ। प्योर वेजिटेरियन हूँ तो लगभग सारे देसी खाना मैं बना लेता हो। हूँ, शौक से बनाता हूँ। ट्रैवलिंग मैंने 64 देशों की यात्रा की है और पूरा हिंदुस्तान घुमा है, पूरा हिंदुस्तान। क्या बात है। और बहुत जल्दी 65वें देश के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 200 से ज़्यादा देश हैं और अपनी लाइफ बहुत छोटी सी है। बिल्कुल। तो ये जो फालतू के टेंशन कई बार अपन पालते हैं ना कि बगल वाला क्या सोच रहा है, वो तब तक अमेरिका जापान पे परमाणु बम गिरा होता है। तो वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। किसी के सोचने से आप पे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, इसका मतलब 80 अरब उंगलियां हैं, ठीक? एक भी उंगली की किसी दूसरी उंगली से फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, राइट? इसका मतलब हम सब यूनिक हैं। तो हम किसी और के जैसा बनने का प्रयास ही क्यों करते हैं? क्या बात है। हमारे बिल्कुल, जैसा जोरदार। कोई है ही नहीं, है ना? तो ये बात को आप स्वीकार करिए। अब कम से कम दूसरा एक चीज मैं जो बताना चाह रहा हूं, जी। क्योंकि सर ने बोला पीएचडीज, यस, न्यूरो साइंस मेरा एक सब्जेक्ट है। मैं एमएमआई हॉस्पिटल का चीफ था, न्यूरो सर्जरी मेरा एरिया है। एक पीएचडी मेरी इकोनॉमेट्रिक्स में है, एक साइकोलॉजी पे। लेकिन मैं जिंदगी भर हिस्ट्री पढ़ाया, मैथ्स पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि सब्जेक्ट को हम बांध देते हैं। आप अगर और पुराने टीचरों से पूछेंगे तो इतने सारे सब्जेक्ट नहीं होते थे, या पुराने डॉक्टर से बात करेंगे ना तो एक डॉक्टर बस होता था, कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं होता था, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं होता था। यानी जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो सबके लिए काम ढूंढना है। तो अब कोई फिजिक्स का टीचर हो गया, कोई केमिस्ट्री का टीचर हो गया। ये हम लोगों ने बदलाव देखा। हमारा एक साइंस का ही टीचर होता था, बट देखते देखते एक फिजिक्स का टीचर हो गया, एक केमिस्ट्री का टीचर हो गया, एक बायोलॉजी का टीचर हो गया, एक जूलॉजी का टीचर हो गया। ये बढ़ते जाते हैं ना, तो ये उसी का ही है। तो सारा खेल जो बहुत अनकॉमन है, कॉमन सेंस, उसका ही है। अपने को सबको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, बढ़िया से सब विषय कवर होते हैं। क्या बात है। लास्ट क्वेश्चन सर, सिचुएशंस का है, तो मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, उसका प्लीज आंसर करेंगे। एक बच्चा है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, बहुत बदमाश है, और वो क्लास रेगुलर नहीं आता। आपके क्लास में स्टूडेंट 50 स्टूडेंट हैं, जिसमें से वो 49 तो रेगुलर है, बट वो एक स्टूडेंट कभी नहीं आता। तो एज ए टीचर हमको जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उस पर फोकस करते हुए उस बच्चों को ट्रेन करने के साथ साथ हम उस पर ज़्यादा फोकस करें कि सभी को कॉमन एक साथ सोचें। देखिए, अगर आप टीचर से तो आपकी जिम्मेदारी पूरे 50 हैं, 49 नहीं। 49 को एक जगह आप पढ़ा सकते हैं, वो आप एक अच्छे स्टूडेंट्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन वो जो एक है ना, वो आपको एक अच्छा टीचर बनाता है। क्या बात है। उसका तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। मैंने कभी किसी स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा, आज तक नहीं छोड़ा। मेरा एक सबसे ज्यादा नोटोरियस स्टूडेंट था, सबसे ज्यादा नोटोरियस, शायद कुछ कॉलेज वाले तो पहचान जाएंगे। आज वो एक यूनिवर्सिटी का चांसलर है। अरे वाह, क्या बात है। मेरी लाइफ का सबसे नोटोरियस स्टूडेंट था वो। थैंक यू सर, और थैंक यू सो मच। आपके एक्सपीरियंस है, आई थिंक सारे टीचर्स को बहुत कुछ बेनिफिट होगा। Thank you. एक बार जोरदार ताली नारंग सर, डायरेक्टर ऑफ अंजन यूनिवर्सिटी रायपुर।